नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। इस आर एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमें हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड पढ़ते पढ़ते काफ़ी आगे आ गए और ये भारत शासन अधिनियम 1935 की हमें आज चर्चा करेंगे। भारत शासन अधिनियम 1935 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कैसे है देखो, इसमें भारत में उत्तरदायी सरकार की जो बात की गई थी, एक घोषणा की गई 1917 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कि हम भारत में क्या करेंगे, उत्तरदायी कर्मिक उत्तरदायी गवर्नमेंट की स्थापना करेंगे। तो उस चीज़ में ये पत्थर एक ये कहेंगे कि एक मील का पत्थर ये साबित होती है। और एक छोटा मोटा भारत का ये भारत शासन अधिनियम 1935 है, छोटा नहीं, काफ़ी विस्तृत और बड़ा है। इसमें 321 धाराएं हैं। देखो कितना बड़ा है कि इसमें 321 धाराएं और 10 इसमें शेड्यूल है। ठीक है, अनुसूचियाँ कितनी है, 10 है और 321 धाराएं हैं। बात यह है कि इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 को क्या बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में सीधी सीधी आई है और इसके आधार पर अपना जो देश का शासन चला था। इसमें अखिल भारतीय संघ की स्थापना एक होती है, अखिल भारतीय संघ की स्थापना। देखो ये 1919 का भारत शासन अधिनियम पढ़ते हैं, साइमन कमीशन को पढ़ते हैं, तो वहाँ उनकी सिफारिशों में आपको नजर आएगा कि एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना करने की बात कही गई। तो इसमें क्या हुआ, इसमें जो राज्य और रियासत थे, जो राज्य और रियासत थे, उनको एक इकाई के रूप में माना गया। किसके रूप में, एक इकाई के रूप में माना गया। अखिल भारतीय संघ की स्थापना की और इसमें क्या माना गया कि जो राज्य और जो इकाइयाँ अपने वो जो रियासत है, उनको क्या माना गया, एक इकाई की तरह माना जाए। केंद्र व इकाई के बीच 3 सूचियां या सूचियों का निर्माण हुआ। संघ सूची बनाएगी, समवर्ती सूची बनाएगी और राज्य सूची और समवर्ती सूची बनाएगी। जैसे आज भी ये सूचियां हैं अपने, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो उस समय ये भारत शासन अधिनियम 1935 कई बार पूछा जाता है कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची कब बनाएगी, तो भारत शासन अधिनियम 1935। संघ सूची में इसने 59 विषय रखे। कितने विषय रखे, 59 विषय रखे। और जो राज्य सूची है उसमें 54 विषय थे। ठीक है, और समवर्ती सूची में कितने थे, 36 विषय थे। संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार सेंटर को था, यहां स्टेट को था। ठीक है, और समवर्ती सूची में दोनों को था, सेंटर और स्टेट को। ठीक है, और इसमें कितने विषय थे, 36। अवशिष्ट जो शक्तियां थी वो वायसराय के अंदर रख दी। मतलब अवशिष्ट जो शक्तियां थी किसके पास थी, वो वायसराय के पास थी। अवशिष्ट शक्तियां क्या होती है भाई, जो संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है, इनके बांटने के बाद में कोई नया विषय आता है, ठीक है, जो इसमें काउंटिंग नहीं होता है या कोई नया विषय आता है, तो वो किसके पास रहेगा, वायसराय के पास रहेगा। ये 3 सूचियां आई भारत शासन अधिनियम 1935 में। कितनी सूचियां आई, 3 सूचियां आई। केंद्र और इकाइयों के बीच में क्या बांटा गया, शक्तियों का विभाजन हुआ। या क्या हुआ, शक्तियों का विभाजन माना जाएगा। क्या हुआ, शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन हुआ, शक्तियों का विभाजन, क्योंकि इनको कानून बनाने की शक्ति दोनों के पास है। तो शक्ति का विभाजन हुआ तो ये फेडरल सिस्टम हो गया। क्या हो गया, ये संघीय व्यवस्था। क्या होती है, संघीय व्यवस्था है। ठीक है भाई, यदि इस प्रकार से होता है तो इसको क्या माना जाता है, संघीय व्यवस्था। लेकिन ये संघीय व्यवस्था नहीं हुई, क्यों, क्योंकि इसमें जो अपने जो रियासत थी, जो रियासत, देसी रियासत थी ना, तो देसी रियासत क्या इसमें सम्मिलित नहीं होती है। जब देसी रियासत सम्मिलित नहीं होती है तो ये फेडरल सिस्टम नहीं माना जाएगा, संघीय व्यवस्था नहीं मानी जाती। संघीय व्यवस्था नहीं है क्योंकि इसमें क्या है, देसी रियासत क्या नहीं हुई, शामिल इसमें नहीं होती है। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त हो गया। ये बहुत बड़ी बात है, काफी बार ये पूछा जाता है कि प्रांतों में जो द्वैध शासन समाप्त हुआ वो किस अधिनियम के तहत समाप्त हुआ। ठीक है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो प्रांत है ना, प्रांतों में क्या हो गया, द्वैध शासन समाप्त हो गया। प्रांतीय स्वायत्तता शुभारंभ होगी।
जो प्रांतों क्या मिलने शुरू हो गया, स्वायत्ता, अपने मनमर्जी का मतलब अपने कानून बनाना और अपने हिसाब से चलना, वो स्वायत्ता, उसको पहले पूरा सेंट्रलाइज था मामला और फिर धीरे धीरे क्या हुआ है, विकेंद्रीकरण का मामला हो गया। राज्यों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना हुई, राज्यों में क्या हुई, उत्तरदायी सरकार की स्थापना होने लगी। ठीक है, राज्य में क्या हुआ, उत्तरदायी सरकार की स्थापना हुई। इसमें देखो गवर्नर को राज्य विधान परिषदों के लिए जो उत्तरदायी मंत्री थे ना, उनकी सलाह पर काम करना आवश्यक हो गया। जो मंत्री थे उत्तरदायी जो थे विधान परिषद के, है ना, उनके विधान परिषद के प्रति जो उत्तरदायी थे ना, उनकी बात मानना इनके लिए कंपलसरी हो गया, काम करना आवश्यक हो गया इनकी सुझाव के आधार पर। लेकिन ये चला 2 ही साल, 1937 से 1939 तक ही चला, ये ज़्यादा नहीं चल पाया। ठीक है, अब देखो यहाँ है केंद्रों में द्वैध शासन की प्रणाली का आरंभ हुआ। यहाँ 2 चीज़ें सामने आ रही हैं, द्वैध शासन प्रणाली, या सेंटर में तो क्या होता है, आरंभ होता है और प्रांतों में समाप्त होती है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि 12 शासन अधिनियम 1935 में जो सेंट्रल में जो द्वैध शासन है वो क्या है कि आरंभ होती है, प्रांतों में क्या होती है, समाप्त होती है। संघीय विषयों को हस्तांतरित और आरक्षित विषय में विभक्त कर दिया। ठीक है, वैसे जैसे प्रांतीय विषय में आए थे 1919 आपने देखा इन चीज़ों को। ठीक है, तो उनको क्या किया, आगे हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय 2 विषय के रूप में इनको डिवाइड किया गया संघीय विषयों को। ठीक है, लेकिन ये लागू नहीं होता है, ये लागू नहीं हुआ, लागू हुआ नहीं हुआ इससे कोई मतलब नहीं अपने का। यदि एग्जाम की दृष्टि से अपन देखते हैं तो हम ये बता, कभी और क्वेश्चन आता है कि केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना कब होती है, या प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति कब होती है, या 6 राज्य या 11 राज्यों में से 6 राज्य थे ना, उसमें द्विसदनीय व्यवस्था हुई। कितनी हुई, द्विसदनीय, मतलब 2 सदन वाली व्यवस्था हुई है इसमें 6 राज्यों में। 11 राज्यों से कितने राज्यों में, 6 राज्यों में क्या हुई, द्विसदनीय व्यवस्था, जिसमें विधानसभा और विधान परिषद नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, विधानसभा और विधान परिषद। ये 6 राज्य कौन कौन से, ये बंगाल है, ये बंबई है, ये मद्रास है, ये बिहार है, ये संयुक्त प्रांत है और ये क्या है, असम है। इनमें द्विसदनीय व्यवस्था की गई। कई बार ये पूछा था कि द्विसदनीय व्यवस्था किन किन में की, तो बंगाल है, बंबई है, मद्रास है, बिहार है, संयुक्त प्रांत और असम है। इसमें आगे देखिए दलितों, महिला और मजदूर वर्गों के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई। मतलब सांप्रदायिक जो निर्वाचन था उसका थोड़ा विस्तार किया गया, दलितों के लिए, महिलाओं के लिए और मजदूरों के लिए। मताधिकार का विस्तार हुआ, थोड़ा मताधिकार का इसके कारण थोड़ा विस्तार हुआ और लगभग ये 10% तक पहुंच गया। ये मताधिकार कहाँ तक पहुंच गया, लगभग 10%। यहाँ उस समय देख लो आप कितने लोग मतलब चुनाव मतलब इलेक्शन का जो वोट अधिकार था वो कितने लोगों के पास था, 10% लोगों के पास था। इसमें बहुत अच्छी बात यह है कि यहाँ RBI की स्थापना होती है। इसी भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही देश की मुद्रा और साख की नियंत्रण के लिए क्या हुआ, RBI की स्थापना होती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होती है देश की मुद्रा और साख के नियंत्रण के लिए। अब इसमें संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना हो गई थी, प्रांतीय लोक सेवा आयोग की यहाँ स्थापना होती है और संयुक्त प्रांतों की भी संयुक्त सेवा आयोग की भी स्थापना होती है। ये सेंट्रल के लिए हो गया, ये स्टेट की जो थी उसके लिए हो गया, और ये 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए जो सेवा थी संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना की गई। यहाँ 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना होती है। काफी इंपॉर्टेंट है कि 1937 में क्या होती है, एक संघीय न्यायालय की क्या होती है, एक स्थापना होती है। तो ये था भारत शासन अधिनियम 1935। मोटा मोटा मैंने आपको इसमें काफ़ी चीज़ें आपको बता दी, काफ़ी कंटेंट बता दी, जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है मैंने आपको सारी चीज़ें इसमें बता दिया है। इसमें ध्यान रखना है, प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति होती है, सेंटर में द्वैध शासन प्रणाली लागू होती है, और 3 सूचियाँ आती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, और 3 सूची के विषय ध्यान रखना, 59 विषय थे, 54 विषय थे और 36 विषय थे। संघ सूची में केवल सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें कानून बना सकती है, राज्य सूची में स्टेट गवर्नमेंट, और समवर्ती सूची में दोनों बना सकते हैं, और दोनों में यदि विवाद होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का वो मान्य होता है, ऐसा इसमें है।
यहाँ द्विसदनी की बात ध्यान रखना। द्विसदनीय, 2 सदन इसमें विधानसभा और विधान परिषद का इसमें गठन किया गया और 6 स्टेटों में लागू किया गया। ठीक है, इसमें आरबीआई की एक स्थापना होती है, इसमें संघीय न्यायालय की स्थापना होती है। तो ये इसमें मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बता दी है। इस वीडियो में इतना ही है। जय हिंद, जय भारत।